चलिए बात करते हैं औरंगजेब की। इतिहास का एक ऐसा किरदार जिसको लेकर आज कल जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है, जिसे लेकर वर्तमान में जबरदस्त तकरार हो रही है। औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद लगातार जारी है। औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद जिस तरीके से बढ़ा है, इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा है कि औरंगजेब का विरोध धार्मिक नहीं बल्कि राष्ट्र और एकता के हित में है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो समाज और राष्ट्र की संस्कृति के प्रतीक हैं वही हमारे आदर्श हो सकते हैं, ना कि वो जो असहिष्णुता के लिए जाने जाते हैं। भारत में क्या भारत के यहाँ के इथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है, यह मुद्दा है। तो इसलिए औरंगजेब उसमें नहीं बैठते हैं, जबकि उनके भाई तारा सिंह उस आइकॉन में उस स्थिति में बैठते हैं। तो इट इज फॉर ए फ्री कंट्री टू डिसाइड व्हाई वी बिकेम फ्रीडम। और फ्रीडम फाइटिंग क्या अंग्रेजों के खिलाफ किया तो स्वतंत्रता आंदोलन है। उनके पहले जो आक्रांता थे उनके विरुद्ध के, वो भी स्वतंत्रता आंदोलन ही था। राणा प्रताप ने जो किया वो भी स्वतंत्रता आंदोलन ही था। तो इसलिए हम इन्वेडर मानसिकता के लोग आज भी यदि है, वो देश के लिए खतरा है। देश रत्न निगम साहब जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ दीपक रंजन साहब भी जुड़ रहे हैं, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। आपका भी स्वागत सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं देश रत्न निगम साहब, ये जो बार बार घूम फिर कर औरंगजेब के ऊपर बात आ जाती है, फिर वही बात है कि इतिहास में अगर कब्र को हटा भी दिया जाए तो उससे इतिहास थोड़ी बदल जाएगा। जी अंकित जी, एक बात मैं साफ कर दूं, इतिहास में औरंगजेब की जो क्रूरता है, जो निर्दयी था, जो आक्रांता था, जिसने हिंदुओं का 43 लाख हिंदुओं को वैसे ही मार दिया, अकाल में उसने 73 लाख हिंदुओं को मारा, वो इतिहास का हिस्सा जरूर होना चाहिए। इतिहास से कभी नहीं हटना चाहिए। इतिहास में जो गलतियां हुई वो जो हम ना दोहराएं, इसलिए इतिहास में पढ़ाना बहुत जरूरी है। हाँ, क्या वो हमारी विरासत का हिस्सा हो सकता है? नहीं, इतिहास का हो सकता है। विरासत का हिस्सा एक आक्रांता जिसने यहाँ पर आक्रमण किया, बर्बरता करी, निर्दयी हुआ, एक ऐसा परजीवी सिस्टम बनाया जिससे जनता का खून चूसा गया, जनता अकाल में मारी गई, लोगों का हत्याएं हुई, निर्मम हत्याएं हुई। तो वो हमारी विरासत का हिस्सा नहीं हो सकता। इसको कहते हैं ही कैन बी अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री बट कैनॉट बी अ पार्ट ऑफ हेरिटेज। बट इतिहास का सर वो हिस्सा तो यहीं पैदा हुआ था, मतलब वो कहेंगे कि वो कैसे आक्रांता हो गया? देखिए, पैदा होने वाली बात नहीं है, मुगलों का वंशज था वो, और यहाँ पर अपनी क्रूरता के लिए जाना गया। हजारों हजारों मंदिर तोड़े गए। वो हिंदुओं के खिलाफ था, वो इस्लाम की कट्टरपन को मानता था, और यहाँ पर वो और खलीफा को पैसे भी भेजता था यहाँ से। तो वो एक इंडिपेंडेंट राजा हमारे हिस्टोरियन ने उसको बना दिया, लेकिन वो यहाँ से पैसे भेजा करता था खलीफा को, इस्लामिक खलीफाओं को। तो वो ये ऐसे तो सारी चीजें इतिहास में देश रत्न निगम जी हम सेलेक्टिवली देख रहे हैं क्या? क्योंकि ऐसे तो इतिहास में ये भी दर्ज है कि औरंगजेब ने मंदिर बनवाने के लिए भी बहुत सारे लोगों को पैसा दिया, उसने बहुत सारे और धार्मिक क्रियाओं के लिए लोगों को पैसा दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं तो कि मैं कह सही रहा हूं कि इतिहास, क्या हम सेलेक्टिवली देख रहे हैं इतिहास को, जो हमें सूट कर रहा है हम उसको देख रहे हैं? हम जो इतिहास हमें पढ़ाया गया, मैं उसको दरकिनार कर रहा हूं। जो मसैर आलमगिरी में लिखा हुआ है, जो उसकी बायोग्राफी है, उसको आप पढ़ लीजिए, जो उन्हीं की लिखी हुई है, तो आपको पता लग जाएगा कितना बड़ा क्रूर था, आक्रांता था। बाद में तो वामपंथी इतिहासकारों ने हमें बहुत कुछ चूरन खिला दिया और हम वो पढ़े जा रहे हैं। वो बदल रहा है, धीमे सर धीमे लेकिन बदल पुराने रहा है। मंदिरों पर जाके उन्होंने वहां पे वो तो नहीं लगवाया ना, वामपंथी इतिहासकारों ने, कि औरंगजेब ने ये बनवाया था या उन्होंने पैसा दे के बनवाया था देखिए, जो मंदिरों इतिहास पर? लिखा गया, आपको क्या बताया गया कि उसने 44,000 से ज्यादा मंदिर तोड़े हैं? ये बताया गया आपको कौन कौन से मंदिर तोड़े? हमें तो काशी विश्वनाथ को भी लोग मानने को तैयार नहीं है आज जी की डेट में, जबकि वो खुद कह रहा है कि 1669 में हमने इसको तोड़वाया, और ठीक है। उसके हुक्मनामे हैं। देखिए, वो हमारा
हीरो आइकन आदर्श नहीं हो सकता। हाँ। हमारे आदर्श जो हो सकते हैं, जिन्होंने भारतीय संस्कृति की, राष्ट्र की सुरक्षा करी, हाँ। भगत सिंह हो सकते हैं, राणा ठीक है। प्रताप हो सकते हैं। तो दीपक रंजन साहब, सवाल घूम फिर के, जैसे देशरत्न नगर निगम कह रहे हैं कि देखिए वो इतिहास का हिस्सा है तो इतिहास का हिस्सा रहे, लेकिन उसको अगर कोई महिमा मंडन करेगा, उनके बारे में कहेगा कि देखिए बहुत बढ़िया थे, अच्छे शासक थे, इतने साल तक रहे, तो उसको लेकर उनको परेशानी है। जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं उसको लेकर परेशानी है। देखिए अंकित जी, अब जहां तक मैं समझता हूं कि सरकार को अब औरंगजेब का चैप्टर क्लोज कर देना चाहिए। सरकार के पास और भी बहुत सी मूलभूत समस्याएं हैं, बहुत सी चीजें हैं, बहुत से मुद्दे हैं जिसकी तरफ उनको ध्यान देना चाहिए। आज की तारीख में चाहे बेरोजगारी हो गया, स्वास्थ्य की दिशा में हो गया, इन सब सारी मुद्दों को आपको उठाना चाहिए। आज की तारीख में देख लीजिए छात्र पर किस सर, इस तरीके से चैप्टर पढ़ को लिख करके- तूल देने वाले भी तो समाजवादी पार्टी के ही नेता थे ना, एमएलए अबू आजमी साहब। देखिए समाजवादी पार्टी के जो एमएलए हैं वो आसिम साहब ने, उन्होंने कहा कि अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो मैं खेद प्रकट करता हूं, मैं अपनी बात को वापस लेता हूं। जब उन्होंने इस बात में मिट्टी डाल दी, उन्होंने उस बात को वापस ले लिया। देखिए हम लोहियावादी हो सकते हैं, मुलायमवादी हो सकते हैं, लेकिन हम गोडसेवादी नहीं हो सकते। ये आरएसएस के लोग जो आज इतनी बढ़ चढ़ करके बात कर रहे हैं, क्या ये गोडसेवादी लोग नहीं है? ये गोडसे को पूजने, गोडसे को मानने वाले लोग नहीं है। हम मानते हैं जो इतिहास में हमने जितना पढ़ा, क्रूर शासक था, उसने मंदिर तोड़े, लेकिन आज की सरकार ने कितने मंदिर तोड़े हैं? नहीं तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, तो अगर गोडसेवादी नहीं हो सकते तो औरंगजेबवादी भी तो नहीं हो सकते ना? तो जो लोग आकर उसका समर्थन करेंगे उनसे भी तो आपको उतनी दिक्कत होनी चाहिए। नहीं, हम देखिए, हम लोग जब हमारे एमएलए ने महाराष्ट्र के वो महाराष्ट्र के, सॉरी, वो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, अगर उन्होंने इस बात में मिट्टी डाल दी, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उनसे क्वेश्चन पूछा गया उस तरीके से उन्होंने जवाब दिया। लेकिन हम कह तो रहे हैं, हम तो बार बार कह रहे हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आरएसएस के लोग हैं, ये लोग मूलभूत चीजों से, जो मुद्दों से लोग ध्यान भटकाना चाहते हैं। हाँ। और इस तरीके की जो है चीजों को पकड़ते हैं वो। अरे आप सर, मौका भी तो फिर आप ही देते हैं ना, फिर बात फिर घूम फिर के वहीं आ जाती है। लेकिन देशरत्न निगम जी जी, अच्छा अंकित जी, मैं आधा मिनट में और लूंगा जी। क्या इस सरकार ने मंदिर तोड़ने में कहीं कोई कोताही बरती, कहीं कोई कमी रखी? आप बनारस को उठा के देख लीजिए, आप अयोध्या देख लीजिए, आप उज्जैन देख लीजिए, आप मथुरा देख लीजिए। तो आप, ये क्या उन्हीं के पच्चीनों पे चल रहा है? आप क्या देश की सरकार को औरंगजेब के साथ तुलना कर रहे हैं क्या? ये कह रहे हैं कि दोनों बराबर है? नहीं, देखिए मैं किसी से किसी की तुलना नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, तो आप यही रहे हैं सर, जस्टिफाई थोड़ी कर सकते हैं आपके औरंगजेब ने जो किया। अगर सरकार अभी कोई मंदिर किसी विकास कार्य के लिए अलग कर रही है तो वो दोनों बराबर हो गए। अंकित भाई, मैं कौन होता हूं जस्टिफाई करने वाला? लेकिन बात जब क्रूरता की पढ़ने को मिली कि जो क्रूर शासक था औरंगजेब, उसके बारे में जो पढ़ने को मिला, जो इतिहास में जो हम लोगों ने पढ़ा, उसमें यही है कि उसने अगर मंदिर तोड़ा तो उसने मस्जिद भी तोड़ा। सड़क चौड़ी कराने के लिए थोड़ी मंदिर तोड़ रहा था औरंगजेब। तो इस सरकार ने क्या किया? इस सरकार ने क्या करने के लिए मंदिर तोड़े? तो दोनों बराबर मान रहे हैं ना आप? नहीं, मैं किसी मतलब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो सरकार कर रही है और जो औरंगजेब कर रहे थे वो दोनों बराबर बातें हैं। देखिए उस टाइम की चीजें तो हमने पढ़ी, आज की चीजें तो हम देख रहे हैं। अंकित जी, आप खुद बता दिए क्या इस बात से कमाल की बात है सर। मैं कह रहा हूं कि आप खिलाफत सरकार की कर सकते हैं। आपने शुरू बिल्कुल सही नोट पे किया था कि ध्यान भटकाने की बात है, उसके बाद आप आ जाते हैं कि अभी की सरकार और औरंगजेब में कोई फर्क नहीं है। शायद आप भूल गए कि सबसे बड़ा फर्क तो लोकतंत्र का है। तो आप बता दिए, लोकतंत्र की हत्या कर रही है सरकार की? नहीं, लोकतंत्र में बोलिए सर, अपनी बात पूरी रखिए। मैं कह रहा हूं ये सरकार अलोकतांत्रिक है या नहीं? लोकतंत्र की जिस तरीके से हत्या कर रही है, मतलब उसको जनता चुन के भेजे अलोकतांत्रिक हो जाती है सर वो सरकार, क्योंकि आप सत्ता में नहीं है। तो आप बताइए ना कि 2024 में क्या परिणाम रहा? इन्हीं के लोग जो यहाँ पे अयोध्या से जो चुनाव लड़ने के लिए थे, वो भरी सभा में कह रहे हैं कि 400 सीटें हमें दे दो, हम संविधान खत्म करके लोकतंत्र की हत्या ये लोग कर रहे हैं। मतलब सर, कमाल की बात कर रहे हैं। चुनाव गए हुए भी अब 1 साल होने को आ गया। दीपक रंजन जी, सरकार बन चुकी है। अगर आपके पास नंबर्स थे, अगर लोगों ने आपको चुन के भेजा था तो आप सरकार बना लेते। अंकित भाई, तो इनकी संख्या कहां से कहां रहेगी? तो 303 से 240 पे आ गई कि नहीं आ गई? जो 303 से 240 पे है, एक साल वो इनकी हार है, वो इनकी हार है। लेकिन आप सब मिलके 240 नहीं आ पाए, वो आप लोगों की जीत है। अंकित भाई, मैं 1 साल पुरानी बात कर रहा हूं तो आपको दिक्कत हो रही है? 400-500 पुराने मैं हर सर देखिए दीपक जी, मैं आप जो बात कर रहे हैं मैं उस तर्क की बात कर रहा हूं। अगर आप कुतर्क देंगे तो मैं जनता को, अपने दर्शकों को ये बताऊंगा ना कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे देशरत्न नगर निगम जी से मैंने सवाल पूछे, वैसे मैं आपसे पूछूंगा। वापस आता हूं दोबारा, और कुछ सवाल आपके लिए और भी हैं, क्योंकि अगर औरंगजेब से आप इस सरकार में ले आएंगे तो फिर आप ही तो मजबूर कर रहे हैं ना इन सब बातों को करने के लिए। देशरत्न निगम जी, लेकिन आपने अपनी बात रख ली, उनसे सवाल पूछ लूं। लेकिन बात ये घूम फिर के आ जाती है कि जब बात हम करते हैं संभाजी महाराज की और मराठा काल के शासकों की,
जब उनके राज में औरंगजेब की कब्र को हटाने की कभी कोई बात नहीं हुई, उन्होंने नहीं हटाया, तो सडनली अब जब ये सब बातें चल रही हैं, अब इतना सारा इसके ऊपर धुआं उठ रहा है, इतनी आग लगाई जा रही है, इतना झगड़ा हो चुका है, तो क्या ये नहीं होना चाहिए कि सरकार का जो जिम्मेदारी है वो औरंगजेब को हटाने से ज्यादा लोगों को सुरक्षा देने की, उन्हें समझाने की कि इन सब चीजों में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, या उसमें आहुति डालने का काम सरकार का होना चाहिए? देखिए अंकित जी, पहले तो मैं जो समाजवादी प्रवक्ता थे उनका गूढ़सेवादी का मैं जवाब दे दूं। उस वक्त जितनी भी इंक्वायरियां हुई थी, महात्मा गांधी का जब हत्या हुई थी, चाहे वो कमीशन हो, चाहे एफआईआर हो या कोर्ट का रिकॉर्ड हो, कहीं आरएसएस का नाम नहीं आया। और कुछ लोगों ने लाने की कोशिश करी तो कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया उस वक्त। तो जब आप कम पढ़ के आएंगे तो आप अजीब अजीब बातें बोलने लगेंगे, लेकिन तथ्यों पर वो आधारित नहीं होगा। दूसरा रही सरकार के अपने काम करने का तरीका। सरकार अपना काम कर रही है, मैं आपको तथ्य पे तथ्य दे सकता हूँ, चाहे वो हाईवेज बन रहे हो, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे डिजिटल रिवोल्यूशन हो। इंडिया में सब जगह एम्प्लॉयमेंट भी बहुत नीचे आ चुका है। मैं आपको डाटा दे सकता हूँ ईपीएफओ का, जहाँ पे 58.5% नए रजिस्ट्रेशन बढ़े हैं वहां पर। या आप ईएसआई का डाटा ले लीजिए। देखिए, मैं तथ्यों के साथ आता हूँ। सर, तो वो सारे काम अपनी जगह चल रहे हैं, कोई ध्यान कहीं नहीं भटकाया जा रहा है। ये मुद्दे अगर कोई महिमा सर, पर मंडन डाटा तो करेगा। महाराष्ट्र का ये भी कहता है ना कि लाड़की बहना योजना के लिए जो सरकार ने जो पैसा दिया है उसको भी कम कर दिया है। महाराष्ट्र का जीडीपी टू डेट रेशियो है वो इस वक्त रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जो इतना इससे पहले कभी नहीं था। देखिए मैं जवाब देता हूँ उसका, जी मैं उसका बहुत साफ जवाब दे जी रहा हूँ। जी जी। देखिए, जब नई नई स्कीमें लागू होती हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जिसमें कि जो डिजर्व नहीं करते हैं। जैसे मनरेगा का पैसा तमिलनाडु ने वापस किया, वो ओवरऑल बजट से वो कम हुआ उसमें, क्योंकि वहां पर वो गलत लोग थे। जब उनका वेरिफिकेशन शुरू हुआ तो नंबर कम होने लगे। ऐसा लाडली बहन योजना में भी है। दूसरा, जीडीपी रेशियो की जो आप बात कर रहे हैं, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो एक्सपेंडिचर होता है, एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जो कि रिटर्न लगातार देता है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है जो फालतू का है, वो कम हुआ है। इस बात पे इकोनॉमिस्ट से आप बात कर लो, वो आपको यही जवाब देंगे। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिस्ट जो आप कह रहे हैं, एक इकोनॉमिस्ट ये राय देंगे, दूसरे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि जिस तरह की ये फ्रीबीज बढ़ रही है, जिसका एक जमाने में बीजेपी विरोध करती थी, उसके कारण हर स्टेट के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, उनके ऊपर बर्डन बढ़ रहा है। पर मैं इसका भी जवाब देखिए, क्या मैं आपसे आप एक लेना सवाल पड़ेगा। पूछ सकता हूं? क्या मैं आपसे एक लेना सवाल पूछ सकता हूं? नहीं क्या नहीं, मैं एक इसका जवाब दे दूं। एक आपने सेकंड रेस सर, किया है फ्रीबीज का। आपने जो अपनी बात कही, मैं सिर्फ उसी के ऊपर एक पॉइंट ऐड कर रहा था। मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूं, क्या इस वक्त औरंगजेब की कब्र हटाना सबसे जरूरी मुद्दा है? देखिए, मैं इस पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं हटना चाहिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं हटना चाहिए। मैं आपको एक रेफरेंस पॉइंट देता हूँ। एक जगह है जन्नतुल बकी, मदीना में। 1925 में सऊदी अरेबिया ने वो प्रॉफिट मोहम्मद और उनके जो रिश्तेदार थे उनकी सारी कब्रें तोड़ के हटा दी। कहते हैं गैर इस्लामिक है, पक्की कब्र नहीं हो सकती, और वो कच्ची कब्र होनी चाहिए, तो पक्की कब्र गैर इस्लामिक है। तो वो एक रेफरेंस पॉइंट डिबेट के लिए हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं, पक्ष में है, उनको तथ्यों पे आधारित जी। आपको उस पर चर्चा करनी चाहिए, संवाद करना चाहिए। फिर जो भी निष्कर्ष निकले वो निकले। जब प्रॉफिट मोहम्मद की टूट सकती हैं, तो औरंगजेब क्या चीज है प्रॉफिट मोहम्मद के सामने? आप मुझे बताइए। लेकिन सऊदी अरेबिया और भारत दो अलग देश हैं, उनकी शायद तुलना करना भी ठीक नहीं होगा। वहां पर जिस तरीके का एक डेमोक्रेसी कम से कम नहीं है, वहां पर जो भी वो करना चाहे वो कर सकते हो। शायद यहां पर इस देश के अंदर जो आपने कहा कि इस पे चर्चा जरूर हो जानी चाहिए, पर क्या यही इस वक्त इस देश के लिए सबसे जरूरी चर्चा है, या चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि हम आगे कैसे बढ़ें और किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को और मजबूत करें, लोगों को और रोजगार मिले? बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक दूसरी चर्चा की, जो लगातार इस वक्त जिसको सुनने को मिल रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं।